हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में देखिए इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जो आर्टिकल है, संडे एक्सप्रेस है तो कम ही आर्टिकल है। बेसिक जानकारी देख लेते हैं। पहला ये कि हम लोग ने इसरो ने मून मिशन लैंड किया चंद्रयान 3। उसके बाद जिस पॉइंट पे वो लैंडिंग हुआ उसको हम लोग ने शिव शक्ति नाम दे दिया है। और चंद्रयान 2 के स्पॉट को हमने तिरंगा नाम दे दिया है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को हमने मून तक ले गया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने बोला। तो ये तीनों एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। मेंस में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो एग्जांपल के तौर पे। फिर शिव शक्ति का थीम प्राइम मिनिस्टर ने किस बेसिस पे दिया? उन्होंने बोला कि इंडियाज कमिटमेंट टू यूनिवर्सल वेलफेयर एंड पावर ऑफ वुमेन को दर्शाता है शिव शक्ति। ये शिव जी का नाम से इंडिकेशन होता है वेलफेयर ऑफ यूनिवर्स, और शक्ति यानी कि महिला शक्ति। तो ये दो चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया अपने एंड से। एग्जाम में इनका रिलेवेंस क्या है? एग्जाम ऐसे मैंने बताया, मेंस में आप इसको एग्जांपल की तरह डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एसे और एथिक्स में भी, इसमें फिलोसॉफी में आप ये सब चीज़ डाल सकते हो। अब एक्सप्रेस नेटवर्क के पेज नंबर 5 में एक आर्टिकल छोटा-सा ये है कि भूटान जो है, वो क्या कर रहा है, जो ग्लोबल कंपनीज़ है, उनको इंसेंटिवाइज़ कर रहा है जिनका इंडिया में भी आर्म्स है। तो एक तरह से क्या करना चाह रहा है, ऐसी कंपनी जो इंडिया में मार्केट होल्ड रखती है, वो अगर भूटान में भी बिज़नेस करना चाहे तो उसको इंसेंटिवाइज़ करना चाह रहा है। इसका मतलब भूटान क्या ट्राई कर रहा है, इंडिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो भूटान को उससे कुछ बेनिफिट मिले। अब भूटान को क्या एडवांटेज है? भूटान को एडवांटेज ये है कि 2 बड़ी कंट्री के ज्योग्राफिकल बीच लोकेशन में वो लोकेटेड है। नेबरिंग कंट्री है इंडिया, चाइना दोनों का। तो दोनों का इकोनॉमिक बेनिफिट भूटान उठा सकता है। और भूटान का इकोनॉमी मेनली टूरिज्म पे बेस्ड है। तो कोविड का काफ़ी अफेक्टेड हुआ है और फिर भूटान ने उस पे सस्टेनेबल टैक्स लगाया, डेवलपमेंट फी लगाया बेसिकली, ताकि वो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सके। भूटान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जो कार्बन नेगेटिव कंट्री है। उसको मेंटेन करना चाहता है। आई आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है भूटान के पास कि बॉर्डर टेंशन चलते रहते हैं इंडिया चाइना के बीच में, इसकी वजह से भूटान भी कई बार पिस जाता है। तो भूटान का आइडेंटिटी के ऊपर थोड़ा-सा स्टेटमेंट्स है, फिर भूटान अपने कंट्री में इकोनॉमी को कैसे एम्पावर कर रहा है उसके ऊपर ही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलता है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली सवाल पूछता नहीं है ये सब चीज़, पर आपको ये सब का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिकॉज़ मेंस में कहीं न कहीं आपके काम आ जाएगा। अब गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज में एक आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ पोल्स के लिए अपने इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। कुछ ऐप्स इसी लॉन्च करेगा ताकि पूरे इलेक्शन को कोऑर्डिनेट किया जा सके वेल तरीके से। और कुछ ना 900 बूथ ऐसे इसी पॉइंट आउट किया है जो कि सिर्फ वुमेन रन, कंप्लीटली वुमेन रन बूथ होंगे। क्योंकि इसका कारण क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है छत्तीसगढ़ में 1.97 करोड़, उसमें वुमेन की संख्या ज़्यादा है। भले 30,000 ही ज़्यादा दिखा रहा है, बट वुमेन की संख्या ज़्यादा ऐसा रेयर है। तो इसको देखते हुए वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए उसको हाईलाइट किया गया छत्तीसगढ़ पोल्स के थ्रू। और इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेने का ट्राई किया है ऐप्स के थ्रू, फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, वोटर को एम्पावर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेल्स बनाए गए हैं। स्पेशल समरी रिवीजन डेट लगाया गया है जिसको 11 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि फाइनल इलेक्टोरल रोल 4 अक्टूबर तक रिलीज़ हो सके। न्यू वोटर इस बार 4.5 लाख के लगभग छत्तीसगढ़ में है, और नंबर ऑफ वुमेन वोटर्स बढ़ भी रहे हैं, उनकी संख्या इंक्रीज़ भी हुई है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप छत्तीसगढ़ के नोट कर सकते हो। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्टली छत्तीसगढ़ के लिए नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शनरिंग में चैलेंजेस होते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकता है या कैसे इंश्योर कर सकता है मैक्सिमम लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करें? क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज सबसे कम रहता है मैक्सिमम जगह में, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, और कई रूरल एरियाज़ में लोग वोट नहीं कर पाते, ठीक है? तो उनको कैसे एम्पावर किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए? वुमेन पार्टिसिपेशन वोटिंग में कैसे इंक्रीज़ किया जाए? ये सब कुछ जगह में इलेक्शन कमीशन अपनी इनिशिएटिव्स लेती है। प्लस और भी अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लो तो एनआरआई लोग को कैसे वोटिंग में इन्वॉल्व किया जाए, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है पर इंडियन सिटीजन्स है उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, ओसीआई को कैसे इन्वॉल्व किया जाए इंडिया के अंदर वोटिंग प्रोसेस के अंदर, ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट बनता है। फिर जो माइग्रेंट लेबर है, जो माइग्रेट कर जाए दूसरे स्टेट में, उनको कैसे वोटिंग कराया जाए, ये सब की चैलेंजेस होते हैं ईसी के पास। प्लस कैसे लोगों को इंश्योर किया जाए कि वो लोग पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए या टेम्पटेशन में ना आए और पैसा लेके उनको इंसेंटिवाइज किया जाए वोट करने के लिए, तो उससे उनका वोटिंग डिसीजन अफेक्टेड ना हो। ये सब कुछ फैक्टर से ईसीआई लोगों को एम्पावर करती है। फिर वोटिंग अवेयरनेस देती है कि ईवीएम जो मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें कैसे वोट डाला जाए, इसके लिए ईसीआई कैंप चलाती है। स्वीप स्कीम होता है ईसीआई का, SVWEP। इसके अंदर ईसीआई बहुत सारे इनिशिएटिव लगाती है वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें ईसीआई करती है। ये आर्टिकल पढ़ने का यही मतलब था कि ईसीआई के इनिशिएटिव को आप अवेयरनेस रखो और उनको एग्जाम में रिलेवेंटली यूज़ करो। इंडिया में डेमोक्रेसी को कैसे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं हम लोग, उस केस के अंतर्गत। अब इकोनॉमी में एक आर्टिकल है कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लाया जाए टू हेल्प फंडिंग एक्सेस। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक नॉर्म होता है बैंक, शेड्यूल बैंक के अंतर्गत, जिसके अंदर कुछ कैटेगरी ऑफ लोन्स जो है इनको देना ही पड़ता है। जैसे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक पीएसएल है, वैसे ही ईवीज को भी लाने का प्लान है। इससे क्या होगा, ईवीज में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंड इन सेक्टर्स के लिए ऑलरेडी साइडलाइंड है, तो इनमें वो फंड इनको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। जो इसके बाहर है उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर पीएसएल से क्या है, कुछ सर्टेन परसेंटेज जरूर ईवी की तरफ जाएगा। ये आइडिया है, ईवी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना इज अ कोर आइडिया। इसमें आप एज एन पॉइंट लिख सकते हो कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईवी को पुश करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, पुश करने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव ले सकती है या ले रही है, उसमें ये पॉइंट डल सकता है। फिर कुछ डेटा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 9 साल हो गए, उस पे कुछ डेटा शेयर किया गया है और बताया गया हर साल कितने-कितने अकाउंट्स खुले। ये नंबर ऑफ अकाउंट्स पर ईयर जो खुले, उनकी संख्या बताई गई है। फिर उन अकाउंट्स में डिपॉजिट रेट कैसे चेंज हुआ, जैसे कि पहले एवरेज डिपॉजिट रेट ₹1065 था 2015 तक, अब वो बढ़ के 4063 हो गया है। ये अपने में बड़ा नंबर है। रुपे पे कार्ड जो है लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जो है इश्यू हो चुके हैं अभी तक। 56% जन धन योजना अकाउंट जो है वो महिलाओं का है। 67% टोटल अकाउंट जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में है। तो ये सब कुछ डेटाज़ पीएमजे के बहुत ही रिलेवेंट है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसको रिवाइज़ कर सको डेटा, या फिर आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी इसका जानकारी मिल जाएगा, सारे डेटा का। पर ये अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके रेफरेंस के लिए ईज़ी रहेगा। सो ये सारी जानकारी एक ही जगह पे। फिर वर्ल्ड पेज में कुछ छोटे-छोटे अपडेट है। पहला ये फुकुशिमा फियर्स जो है, साउथ कोरिया में लोग घबराए हुए हैं क्योंकि जापान सी में फुकुशिमा प्लांट का वो लोग वाटर रिलीज़ करा तो लोगों को डर लग रहा है उसकी वजह से उनको बॉडी उनका हेल्थ अफेक्टेड ना हो जाए। फिर ऑस्ट्रेलिया क्या है, अपना डुअल स्टडी वीज़ा जो है उसके अंदर कोई लूपहोल था। ये लोग क्या करते थे, एक्सपेंसिव कोर्स में एनरोल होते थे, फिर चीपर कोर्स करने लगते थे और एक्सपेंसिव कोर्स के आड़ में आते थे लोग, चीपर कोर्स करने का ऑप्शन उनको मिलता था, पर फाइनली चीपर कोर्स से स्टिक कर जाते थे और एक्सपेंसिव कोर्स कंटिन्यू परस्यू नहीं करते थे। एक तरह का लूपहोल था, उसको एड्रेस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ताकि फॉरेन स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में आए, वो उसके रिसोर्सेज का राइट यूज़ कर सके, मिसयूज़ ना करे। तो भूटान जो है, अपना जो विजिटर्स, जो फॉरेन विजिटर्स है, उनको पहले पर डे $200 भूटान में रहने का देना पड़ता था एज़ अ चार्ज ऑफ सस्टेनेबल फीस। अब वो भूटान ने आधा कर दिया है ताकि विजिटर्स आए। इंडिया में अभी ये फीस, इंडिया को इंडियंस जो जाते हैं भूटान में, उनको ₹1200 पर डे देना पड़ता है। तो ये कुछ डेटाज़ आपको याद रखना पड़ सकते हैं। तो दिस इज़ इट। यही था आज के न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई डाउट है, तो निष्पक्ष कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेज़ फॉर द एग्ज़ामिनेशन।